नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंद पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सीटेट को लेकर के सीडीपी बना रहे थे। कुछ टेक्निकल समस्या के कारण संसाधन की कमी है, तो वो वीडियो ही बंद हो गया था। तो इमोशन की चर्चा कर रहे थे। समय न गंवाते हुए हम बताना चाह रहे थे इमोशन। वैसे तो हम पूरे एक ही वीडियो में बनाते हैं, लेकिन अब जान रहे हैं जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो कुछ समस्याएं आ जाती हैं। अब उस समस्या को पार लगा करके अपने कार्य को कंप्लीट करना, यही हमारे आपके हाथ में है। आइए बात करते हैं संवेग, इमोशन। अब देखिए, संवेग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। संवेग से ज़्यादा एक अच्छा वर्ड है सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सांवेगिक सांवेगिक बुद्धि मतलब संवेग तो है ही है अपने में एक, लेकिन उससे भी एक अच्छा वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंसी, सांवेगिक बुद्धि। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल, थोड़ा सा हम कलर बदल लें, इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल, ये थोड़ा कलर अलग हो जा रहा है, हाँ ये रहा, इमोशनल इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी, ठीक है, सांवेगिक बुद्धि। पहले आइए संवेग के बारे में पढ़ लेते हैं। संवेग, इमोशंस क्या है? कलर्स आवर लाइफ ना। हमारे जीवन को अगर इमोशन नहीं है तो हमारे जीवन में बड़ा निराशा है। इमोशन होना चाहिए। मतलब इमोशन जो है वो इमोवियर से बना हुआ है। इमोवियर मतलब होता है टू स्ट्रप, स्टिरअप मतलब उत्तेजित दशा, जिसको बोल सकते हैं उत्तेजित दशा, ठीक है। वाटसन ने कहा जन्म से 3 संवेग होते हैं। वाटसन ने कहा था हमारे शरीर में जन्म से ही, वाटसन ने क्या कहा था कि जन्म से ही 3 संवेग होते हैं, जिसका नाम है FAL, फियर, डर, एंगर, क्रोध, और लव, प्रेम। ये 3 संवेग हमारे शरीर में होते हैं जन्म से ही। इमोशंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब हो सकता है किसी के अंदर किसी भी प्रकार, मतलब सब्जेक्टिव का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी के अंदर किसी भी प्रकार कोई दूसरे प्रकार का इमोशन हो ना। तो इमोशन सबके अंदर अलग अलग होता है। अब बात करते हैं थोड़ा अलग वर्ड जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बताएं, क्रोध एक इमोशन है, ठीक है, लेकिन क्रोध कब आना चाहिए, किसके ऊपर आना चाहिए, किस समय आना चाहिए, किस मात्रा में आना चाहिए, ये इमोशनल इंटेलिजेंसी है। आप इमोशनल इंटेलिजेंसी को इसी से समझिएगा। मतलब आपका जो इमोशन है वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। आप कब इसको निकालना चाह रहे हैं, कब कहाँ निकालना चाह रहे हैं, कितनी मात्रा में निकालना चाह रहे हैं, ये मैटर करता है। इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इमोशन तो सबके अंदर है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, गोलमैन, वैसे तो हम आपको बताएं कि गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंसी पर किताब लिखा है। गोलमैन साहब ने, गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंसी पर किताब लिखा है। इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंसी पर किताब लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंसी। कोई भी क्रोधित हो जाए ये बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन परंतु क्रोध सही समय पर हो, सही मात्रा में हो, सही जगह पर हो, ये अरस्तु ने कहा कि ये बड़ा कठिन होता है, और यही इमोशनल इंटेलिजेंसी है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इमोशंस, इमोशंस के कई थ्योरी हैं, जिसमें से एक दो थ्योरी हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे वाटसन ने बताया था ना 3 प्रकार के इमोशन होते हैं। वाटसन ने बताया कि 3 प्रकार के इमोशन होते हैं, फियर, एंगर और लव। इसी प्रकार से एकमैन साहब ने, पॉल एकमैन ने 6 प्रकार के, पॉल एकमैन ने 6 प्रकार के इमोशंस कहे हैं। कौन कौन से? फियर, सैड, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब घृणा करना, ठीक है, सरप्राइज करना, एंगर। ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि ये होते हैं इमोशन, ये इमोशन होते हैं। इसी प्रकार से एक है प्लूचिक, रॉबर्ट प्लूचिक ने बताया 8 प्रकार के इमोशन। तो कई प्रकार के इमोशन होते हैं, लेकिन जो बचपन में है, जन्म से होता है, वाटसन ने कहा था फियर, एंगर और लव।
इतने पे ही हम अपनी बात समाप्त करेंगे। वैसे कई प्रकार के थ्योरी है इमोशंस को लेकर के, लेकिन वो हमारे सीटेट को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है बिहेवियरिज्म, व्यवहारता, व्यवहारिकता। व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन साहब, वाटसन। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको? थॉर्नडाइक को बोलते हैं, थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एसआर थ्योरी इसी को बोलते हैं, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि को एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया। वैसे तो प्राइमरी मतलब पहले सीखने के कई नियम हो सकते हैं। तो अभ्यास का नियम, मेन मुख्य नियम हम बता रहे हैं, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये प्राइमरी मुख्य यही है। सेकेंडरी क्या है? महत्व का नियम, तुरंत सीखने के नियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी है। अब बात कर लेते हैं, अब वो प्रैक्टिकल पर नहीं जा रहे हैं। दूसरा है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। अब ये सब चीज़ें नहीं पूछता है कि बिल्ली पर प्रैक्टिकल किए, ये किए, ये सीटेट में इससे हमसे नहीं मतलब, उनसे नहीं मतलब है। तो इसको बोलते हैं इवान पावलोव ने दिया था, पावलोव साहब ने दिया था। ठीक है, पावलोव। आदत डलवाना, स्टिमुलस, खाना, घंटी, याद आ रहा है? ये सब चीज़ें पावलोव से संबंधित था। ठीक है, अब वो घंटी वाला प्रैक्टिकल हम अभी जब वो पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है जीन पियाजे का, वो आगे पढ़ेंगे, वो एक एक करके पढ़ेंगे। वो कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया और जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है सीटेट को लेकर के। अगला है, आपको बता दें, जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। चूहे पर प्रैक्टिकल किया था, भूखा चूहा को बंद कर दिया था। फिर इसी को आरएस थ्योरी बोलते हैं, आरएस। फिर रिस्पॉन्स आया, फिर स्टिमुलस आया। ठीक है, फिर उसके बाद कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अभी देखिए कोहलर पढ़ रहे हैं, फिर आगे कोहलबर्ग पढ़ेंगे। दोनों में कन्फ्यूज़न मत रहिएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा। अभी पढ़ रहे हैं कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, वर्दीमर, कोफका और कोहलर तीनों मिल करके, चिंपैंजी, सुल्तान ना, सूझ, ये कोहलर है। ठीक है, अभी आगे जब पढ़ेंगे वो कोहलबर्ग रहेंगे, वो जिसमें नैतिकता का सिद्धांत बताया जाएगा। ठीक है, अगला है जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका वाइगोत्स्की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, एक वाइगोत्स्की और एक जीन पियाजे। तो इसी को हम मेन महत्वपूर्ण समझ करके आपको बताना चाह रहे हैं। वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की ने दिया है सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड नाम दिया था ZPD, इसका फुल फॉर्म समझिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट। अभी तो फुल फॉर्म समझिए। अभी एक वर्ड और जानिए, MKO, इसका फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेज, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। एक वर्ड है स्कैफोल्डिंग, ये भी पढ़ेंगे, इसमें प्रोसेस है। अब आइए बात करते हैं कि क्या होता है ZPD। देखिए ये एक बच्चा है, ये बालक है, बच्चा। अब बच्चा क्या क्या सीख सकता है वो इसका दायरा है। तो ये जो दायरा देख रहे हैं, ये जो दायरा है ये जोन है,
इसी को दिया गया नाम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहाँ तक बालक सीख सकता है, इसको बोलते हैं ZPD। ये एरिया देख रहे हैं, इसको संभावित विकास क्षेत्र का नाम दिया गया। अब बालक को इस एरिया तक सिखाना है, अगर कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ हमें आपको बालक को इस एरिया तक सिखाना है, तो इस एरिया तक इस बालक को सिखाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, टेम्परेरी हेल्प चाहिए। इस टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग। जैसे सपोज करिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका कोई पहाड़ है या कुछ है, ठीक है, यहाँ से बालक है, मान लीजिए कोई बालक है, इसको डर लग रहा है, या ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए इसको, सपोज करिए ये साइकिल है, साइकिल हम बना दे रहे हैं, ये आपका साइकिल हो गया और ये आपका हैंडल हो गया, ठीक है, और ये साइकिल हो गया, ठीक, ये हैंडल हो गया। अब सपोज करिए कि यहाँ पर कोई बालक बैठा हुआ है। बालक जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है और सीखना उसके संभावित क्षेत्र में है, विकास क्षेत्र में है। अब कोई व्यक्ति पीछे से उसको हेल्प कर रहा है। कब तक हेल्प करेगा? जब तक वो सीखेगा नहीं। तो ये जो हेल्प है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या हमेशा हेल्प करता रहेगा कोई व्यक्ति? नहीं, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी हेल्प है। इसी टेम्परेरी हेल्प को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। तो वाइगोत्स्की में आपने 3 वर्ड पढ़ा, और ये जो सिखा रहा है, जो हेल्प कर रहा है, वो इस बालक से ज़्यादा जानकार है, तो उसको, उसके पास जो नॉलेज है वो मोर है। तो मोर नॉलेज, MKO समझ गए आप? मोर नॉलेज वो है जो कि हेल्प कर रहा है। टेम्परेरी हेल्प को नाम दिया गया स्कैफोल्डिंग। बालक जो जो सीख सकता है, जिस क्षेत्र तक सीख सकता है, उसको बोला गया ZPD। ठीक है। अब आपको बताएं, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का वर्ड नाम दिया था, एक प्राइवेट स्पीच। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। प्राइवेट स्पीच कहा कि अगर बालक कोई एकांत में बैठ करके खुद से बातें कर रहा है, तो ये उसकी प्राइवेट स्पीच है, और ये प्राइवेट स्पीच उस बालक को हेल्प करती है। ठीक है। अब एक वर्ड है सोशल स्पीच। जब बालक बाहर बात करता है किसी से, तो ये है सोशल स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, स्वयं में सोच लेता है बालक। ठीक है। तो ये बात इन्होंने कहा था। ठीक है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले लर्निंग होती है, पहले बालक अधिगम करता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर विकास होता है ना। लर्निंग लीड डेवलपमेंट, पहले लर्निंग होगी। इन्होंने कहा विचार और भाषा 3 साल तक अलग अलग होते हैं, इसके बाद ये साथ चलते हैं, विचार और भाषा। ठीक है। इन्होंने ये बात नहीं कही कि एज के अकॉर्डिंग सीखता है, नहीं नहीं, कोई एज वेज नहीं, कोई भी एज ग्रुप में कोई भी सीख सकता है। तो आपको हमने ZPD बताया। संभावित विकास क्षेत्र हर बालक का, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो उस बालक को हेल्प करता है उसको MKO नाम दिया गया, मोर नॉलेजेबल। और जो ये प्रोसेस है उसका नाम दिया गया स्कैफोल्डिंग। ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दें, स्कैफोल्डिंग शब्द जो है सबसे पहले ब्रूनर ने यूज किया था, लेकिन हम लोग वाइगोत्स्की में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आप जानिएगा स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। अब बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास, पियाजे, जीन पियाजे। जीन पियाजे कॉग्निटिव या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, पियाजे ने कहा। पियाजे ने एज ग्रुप पर बड़ा ध्यान दिया है, वाइगोत्स्की ने एज ग्रुप पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए पियाजे को देखेंगे आप 4 ग्रुप में बांटे हैं बच्चे के एज को। पहले क्या है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, एज ग्रुप पर बात की है। बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, इन्होंने अपना बताया। ठीक है, पियाजे ने बताया। पियाजे ने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है,
लगातार नहीं चलता है, कभी आगे चलेगा कभी पीछे चलेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो स्टेप में चलता है। पियाजे ने कहा इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, कभी ज़्यादा होगा कभी और ज़्यादा होगा, कभी हो सकता है कम हो कभी ज़्यादा होगा। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि डेवलपमेंट इस तरीके से होता रहता है ना। तो यहाँ डेवलपमेंट के केस में तो पियाजे सही लग रहे हैं। आगे पियाजे ने 4 फैक्टर जिनको उन्होंने महत्व दिया, वो है परिपक्वता, और इसको कहा कि एज के अनुसार ये होता है बालक के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन अनुभव, फिर उन्होंने कहा सामाजिक इंटरेक्शन, फिर कहा साम्यावस्था। मतलब पहले परिपक्वता, फिर अनुभव, फिर सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, फिर साम्यावस्था हो जाता है। और इनमें सबसे कम महत्व सामाजिक इंटरेक्शन को दिया इन्होंने कहा कि सामाजिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रोल अदा नहीं करता है, बालक खुद ही सीखता है। उन्होंने कहा जो बालक का सीखने के लिए जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो उसके एज के अनुसार होने चाहिए। 3 वर्ष के बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता, एक वो होना चाहिए, मतलब करिकुलम होना चाहिए। और सबसे पहले कहा है कि पर ये रेडी हो तो बालक कुछ तो सीखने के लिए तैयार तो हो। अब लास्ट में साम्यावस्था की बात की। मतलब साम्यावस्था का मतलब जो दिमाग में है वही बाहर है, दोनों बैलेंस है। अगर बालक साम्यावस्था में नहीं है तो 2 तरीके से साम्यावस्था में लाता है बालक। अब जैसे बालक के दिमाग में नॉलेज है, तो जीन पियाजे ने इस नॉलेज को नाम दिया दिमाग के अंदर, जीन पियाजे ने इसका नाम दिया इस नॉलेज को स्कीमा। क्या नाम दिया? स्कीमा। हमारे समझ के अनुसार किसी चीज़ की जानकारी रखना, ये स्कीमा है। और सबका अपना अपना समझ होता है, सबके अंदर अपना अपना अलग अलग स्कीमा होता है भाई। हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार वो अपने अंदर ऐसा स्कीमा बना के रखा है। अब मान लीजिए किसी भी तरीके से उसकी स्कीमा में अंतर आ गया भाई। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके नॉलेज अपडेट होता रहे, तो नॉलेज अपडेट करने के 2 तरीके, एक का नाम है आत्मसात करना और एक का नाम है समायोजन करना। तो बड़ा ही खास वर्ड है सीटेट के लिए ये दोनों वर्ड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, और समायोजन को बोलते हैं एकोमोडेशन। अब ध्यान से सुनिए, आत्मसात क्या होता है, बहुत ही मान्यूट अंतर बता रहे हैं। नए अनुभव को ऐड करते रहना अपने दिमाग में, नए नॉलेज को ऐड करना, ये आत्मसात कहलाता है। लेकिन जो नॉलेज है उसी में अंतर, मतलब उसी में थोड़ा सा क्या कर देना, समायोजन कर देना, पुराने में ही थोड़े से आप उसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप पहले से लिए हैं अपने दिमाग में, उसमें थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग बदलाव किए हैं, तो वो है समायोजन। लेकिन आप नए चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो ये है एसिमिलेशन। ठीक है। आत्मसात करने का मतलब होता है नई चीज़ों को अंदर लेना। एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, जो पहले से बनाया हुआ अनुभव है हमारे दिमाग में उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना, उसको बदल देना। और पियाजे ने ये भी कहा था, ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। पियाजे ने कहा कि पहले व्यक्ति के अंदर विचार आता है, फिर उसके अंदर भाषा का विकास होता है। पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? विचार, फिर भाषा। अब जैसे कोई नई चीज़ें आपके अंदर आई तो उसको हमने क्या कहा, आपके अंदर एसिमिलेशन हुआ। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर एसिमिलेशन होता है। अब जब नई चीज़ें आ गई तो बालक या व्यक्ति साम्यावस्था में आ गया, शांत हो गया। फिर कोई नई सिचुएशन आई, न्यू सिचुएशन, उसके दिमाग में खलबली हो गई, अरे यार नया चीज़ के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अब जब नई चीज़ें आई तो अब वो क्या हो गया, अब वो इक्विलिब्रियम उसकी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब जब डिस्टर्ब हो गई तो अब क्या परेशान हो जाएगा, अब वो उसमें अपडेट करने की कोशिश करेगा। अब नई चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करा, लेकिन वो क्या करेगा, पुरानी चीज़ों में अपडेट करेगा। तो इसको बोलते हैं समायोजन। लास्ट में वो समायोजन किया।
नई चीज़ों को सीखा, एसिमिलेशन, लेकिन अपने नॉलेज में, अनुभव में कुछ अंतर किया, कुछ अपडेट किया, तो इसको बोलते हैं समायोजन। अब जीन पियाजे ने जो 4 स्टेज की बात कही थी, उस स्टेजों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। तो 4 स्टेज में पहला स्टेज था जिसका नाम था सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर जीरो बर्थ से या बर्थ से 2 साल तक के बच्चे को बोला जाता है इंद्रिय गामक, संवेदी गामक। इस अवस्था में जीन पियाजे ने कहा कि बालक अपनी इंद्रियों से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग करके सीखेगा, आंखों का यूज करेगा, माउथ से सीखेगा, मुंह से सीखेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया 2 साल तक। लेकिन इस 2 साल में उन्होंने एक बात कही है कि 11 महीने और 11 महीने के बाद, याद रखिएगा एक बड़ी यूनिक चीज़ बता रहे हैं, 11 महीने के बाद क्या है, अगर 11 महीने तक का बालक है तो उसके अंदर एक चीज़ की कमी है, उसका नाम है वस्तु स्थायित्व। इसकी कमी है, वस्तु स्थायित्व की कमी है। ये क्या है? और 11 महीने के बाद वो ठीक हो जाता है। 11 महीने के अंदर जैसे अगर उसके सामने कोई चीज़ रख देंगे आप, तो उसको लगेगा वो आप अभी है, और गायब कर दीजिए तो उसको लगेगा वो गायब हो गया। 11 महीने के पहले यदि कोई वस्तु उसके संपर्क में नहीं है तो वह समझता है वस्तु गायब हो गया, है ही नहीं। लेकिन 11 महीने के बाद उसे ज्ञान आ जाता है कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे आप किसी बच्चे के सामने कोई बॉल लेकर के गए, थोड़ी देर बाद वो बॉल को छुपा दी, कहें खो गया, तो उसको लगता है हाँ वाकई चला गया, वो शांत हो जाता है। लेकिन 11 महीने के बाद ऐसा नहीं कर सकते आप, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। 11 महीने के अंदर उसके अंदर वस्तु स्थायित्व नहीं रहता है। ठीक है, 11 महीने के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगला। अगला क्या है जो इंद्रिय गामक में है? एक है डिफर्ड एक्शन। डिफर्ड एक्शन इसलिए हम पूरा पढ़ रहे हैं क्योंकि जीन पियाजे फेवरेट है सीटेट का। डिफर्ड इमिटेशन, ये क्या है? डिफर्ड इमिटेशन होता है अनुकरण करना। बालक इस एज में अनुकरण करके सीखता है। बालक का इस एज में 0 से 2 साल में एक एक्शन होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। कोई चीज़ें देंगे उसको पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कोई बालक है उसको दे रहे हैं कोई चीज़, वो तुरंत पकड़ ले रहा है, मतलब उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन है। बताइए वो किस अवस्था में अभी जी रहा है? तो भैया वो इंद्रिय गामक में जी रहा है। दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 6, 7 जो भी है, प्री गैंग एज बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बालक के अंदर एक रीजनिंग होती है, लेकिन वो अच्छी नहीं होती है। रीजनिंग तो आ जाती है बालक के अंदर, लेकिन वो ट्रांसडक्टिव टाइप की होती है, मतलब गलत तरीके का रीजनिंग होता है। जैसे उसको कहेंगे कि देखिए चांद गोला है, मेरे पास एक बॉल है वो भी गोला है, सूरज भी गोला है, रोटी भी तो वो गोला समझ लेता है सबको। तो मतलब वो रीजनिंग तो है लेकिन वो सही तरीके की रीजनिंग नहीं आती इसमें। ये प्री गैंग एज है। अगर आप बालक को किसी रास्ते से लेकर के चले जाएं, फिर छोड़ दें, तो कहीं उसी रास्ते से वापस आ जाए तो नहीं आ पाएगा। तो इसके अंदर अभी इर्रिवर्सिबल है, रीजनिंग अच्छी वाली नहीं है, अभी इर्रिवर्सिबल है, अभी वापस वो लौट नहीं पाता, इर्रिवर्सिबल। ठीक है। और इन्होंने बालक को अहम केंद्रित कहा है जीन पियाजे ने, याद रखिएगा, जीन पियाजे ने बालक को अहम केंद्रित कहा है। और अभी 2 से 6 साल तक के बच्चे के अंदर अजीववाद होता है। अब कहेंगे अजीववाद क्या होता है? देखिए, अजीववाद का मतलब है कि कोई निर्जीव चीज़ों को अगर आप मार दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी निर्जीव चीज़ों या
किसी लकड़ी से बालक को चोट लग गया, अब उस लकड़ी को आप मार दीजिए तो बालक को लगता है हाँ हाँ अब ठीक है। निर्जीव चीजों को भी सजीव मान लेता है वो। तो ऐसे अवस्था भी पूर्व संक्रियात्मक ही है। अगला अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सा स्टेज है? 7 से 11। इसको गैंग एज बोलते हैं। इसमें लॉजिक आ जाता है बालक के अंदर, अच्छी वाली लॉजिक आती है, ठीक ठाक कर लेता है कि ये बड़ा है छोटा से, ये जो छोटा बड़ा है बड़ा से, समझ जाता है बालक। ठीक है, बालक के अंदर संरक्षण आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, संरक्षण पूर्व संक्रियात्मक में संरक्षण नहीं रहता है, पूर्व संक्रियात्मक में, और ये मूर्त संक्रियात्मक है। मूर्त संक्रियात्मक, इसमें बालक के अंदर संरक्षण नहीं है, इसमें संरक्षण है। अभी बता रहे संरक्षण का मतलब क्या है। संरक्षण का मतलब अभी बालक संरक्षण नहीं है। जैसे अभी आपसे उससे कहिए 2 5 का सिक्का है और 1 10 का नोट है, बताइए कौन सा वो लेगा? तो वो कहेगा हमको ये चाहिए। उसको ये क्वांटिटी जब देख रहा है, नंबर देखता है, उसको बड़ा लगता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में कहेगा अरे भैया दोनों बराबर है, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब संरक्षण आ जाता है बालक के अंदर। इसमें मूर्त संक्रियात्मक में बालक के अंदर रीजनिंग आ जाती है, संरक्षण आ जाता है, वर्गीकरण करने आ जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल सोच सकता है, उसको किसी रास्ते पे लेकर के जाइए वापस आ सकता है। अभी मूर्त संक्रियात्मक में 6 से 11 में वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक में इन सब चीज़ों की कमी है। लास्ट स्टेज है जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक में बालक बहुत बड़ा हो जाता है ना, 11 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है। अब तो उसके अंदर अमूर्त चिंतन भी होने लगता है, अब तो वो निगमनात्मक भी हो जाता है, सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन की क्षमता अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा जीन पियाजे, और उन्होंने टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में हम आपको बता चुके हैं, इस तरीके सुविधादाता के रूप में हमें मानना है। अब आगे पढ़ेंगे हम जीन पियाजे के बाद कोहलबर्ग या कोहलबर्ग, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और ये लास्ट है, ये जीन पियाजे से प्रभावित है। नैतिकता, क्योंकि नैतिक है तो मतलब क्या सही है क्या गलत है, इनकी जानकारी ये उन्होंने दिया है। इन्होंने एक बात बताई है, स्टोरी है इसमें। एक हिंज नाम का, सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने बताया एक हिंज नाम का व्यक्ति है, इसकी वाइफ को जानलेवा बीमारी हो जाती है। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है कि आसानी से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हिंज नाम के व्यक्ति को एक हल मिलता है जहां एक केमिस्ट है जो उसके इलाज का पैसा बहुत ज़्यादा है ना, मतलब एक केमिस्ट, मतलब जहाँ पर दवाएं मिलती हैं वहाँ पर वो गया, लेकिन इलाज का पैसा बहुत ज़्यादा है। हिंज 2 दुविधा में फंसा है, या तो दवाई को वो चोरी कर ले या वाइफ को मरने दे, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, उतना पैसा उसके पास है नहीं। अब कोहलबर्ग ने अलग अलग बच्चों से इसकी जानकारी इकट्ठी की। क्या जानकारी इकट्ठी की? हिंज शॉप को तोड़कर दवा को ले जाकर अपनी वाइफ को बचाता है। अब क्वेश्चन यह है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, यह नियम के विरुद्ध है, या हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए और उसे जेल जाना चाहिए, या हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए और जेल नहीं जाना चाहिए। अब निर्णय के लिए मोरल रीजनिंग का प्रयोग किया जाएगा। अब बच्चे के बीच में छोड़ दिया गया। तो ये जो नैतिकता है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में कोहलबर्ग ने बताया, हिंज का स्टोरी बताया। अब कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं,
4 स्टेज। लेवल कितने हैं? 3। पहला कौन सा लेवल है? प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल प्री 10 वर्ष। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, परंपरागत किशोरावस्था में, ठीक है। और प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था है, पूर्व परंपरागत। 3 लेवल के बाद 3 लेवल है, ये कोहलबर्ग ने बताया है। और 6 स्टेज है, आप ध्यान से सुनिएगा। पूर्व परंपरागत में, पूर्व परंपरागत में पहला स्टेज है पुरस्कार व दंड का स्टेज। पुरस्कार व दंड का स्टेज। इसमें क्या है? और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि खुद का फायदा, मतलब दंड का स्टेज है। दूसरा क्या है? पुरस्कार पाने का स्टेज। अब बता रहे हैं अभी आपको, जैसे आज्ञा का पालन करेगा कोई व्यक्ति, हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, किसके कारण? डर से। तो वो इसलिए है क्योंकि वो इस स्टेज में अभी है, ठीक। और अगर कोई बालक है, उसको ये लगता है हम कोई अच्छा काम करेंगे तो इसमें मेरा फायदा होगा, हमें यहाँ जाने दिया जाएगा, तो बालक पहले लेवल पूर्व परंपरागत के दूसरे स्टेज पर है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डर से कोई काम कर रहा है तो ये पहले स्टेज पर है, पूर्व परंपरागत के। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें अच्छा, मतलब हम ये काम कर देंगे तो हमें ये करने को मिलेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये वाला स्टेज है, टिट फॉर टैट वाला दूसरा ना। तो ये दूसरे स्टेज में है बालक अभी। अब लेवल 2 परंपरागत। परंपरागत, इसमें भी 2 स्टेज है। कौन सा? गुड बॉय, अच्छा लड़का दिखना है हमें, गुड गर्ल टाइप का, या नाइस गर्ल हमें दिखना है, ये वाला स्टेज है ये, कि हमें अच्छा दिखना है, अच्छा दिखने के लिए हमें ये करना है। ये वाला 4th स्टेज है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर, मतलब नियम कानून का स्टेज, कि नियम ये कहता है, नियम है ये। तो ये वाला दूसरे लेवल का लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेज है, और अच्छा दिखना है इसीलिए दूसरे लेवल का ये पहला वाला स्टेज है। तीसरा लेवल जिसको दिया गया पश्च परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल, पश्च परंपरागत, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ये दिया गया सोशल, सामाजिक फायदा है। यदि रूल समाज में समाज का फायदा नहीं कर रहे हैं तो रूल को चेंज किया जाए, तो ये वाला स्टेज है सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक निर्माण के लिए कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और लास्ट जो स्टेज है तीसरे लेवल का, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य वाला। इसमें क्या है? मानवता की उन्नति के लिए कार्य करना है, तो ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। समाज में कोई नियम है उसको बदलना है क्योंकि समाज में उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये 5वें स्टेज पर है। अच्छा दिखना है हमें, अच्छा लड़का है, तो वो कन्वेंशनल मतलब परंपरागत का तीसरा वाला स्टेज है। ये नियम है, ये रूल है, तो इस परंपरागत का चौथा स्टेज है, मतलब परंपरागत का सेकंड स्टेज, ओवरऑल चौथा, ठीक है। दंड है, हमें दंड से हमें काम कर रहे हैं, तो ये एकदम पहला स्टेज है, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत का पहला स्टेज है, ठीक है।
तो आपने देखा कोहलबर्ग को, आपने देखा जीन पियाजे को, वाइगोत्स्की को। तो ये जो हमारा सीटेट का जो सीडीपी का जो था क्लास, हो तो एक ही क्लास में जाता, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 वीडियो बनाना पड़ा। उम्मीद करते हैं इसको आप एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देखिएगा और देख करके इसका लाभ उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।